हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। आज हम मौजूद हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, भारतीय राजनीति और नए बदलाव यानी इंडियन पॉलिटिक्स एंड इट्स न्यू ट्रेंड्स, जो अलग एक सिलेबस भी बताया सीबीएसई ने और सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उस चैप्टर का कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम करने वाले हैं, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर है वो हम करेंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि कक्षा 6 से 12वीं तक मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपके लिए लेकर आया है बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा, यानी किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर की आप निःशुल्क पढ़ाई मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर कर सकते हैं। यानी किसी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन या पैसा लेकर पैकेज खरीदने की जरूरत आपको नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ कक्षा 6 से 12वीं तक के किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम की। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो या किसी स्टेट बोर्ड से हो, आपको यह निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की ये टीम है जिसके साथ आप जुड़कर अपने सभी सब्जेक्ट्स को, किसी भी क्लास के सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं, उनके एमसीक्यूज देख सकते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं और कंप्लीट चैप्टर की भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका आप सभी विद्यार्थियों के लिए है। इस तरह के वीडियोज, इस तरह की और सारे सब्जेक्ट्स और चैप्टर ठीक से आप तक मिलते रहें, इसके लिए आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को, ताकि और भारी मात्रा में हम इस तरह के वीडियोज, इस तरह के चैप्टर्स आपके पास लेकर आते रहे। ठीक है, तो इसी गुड नोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की जो इंपॉर्टेंट क्लास है वो भारतीय राजनीति, इसके नए बदलाव और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। जो सीबीएसई ने नया यूनिट बना दिया था कि इंडियन पॉलिटिक्स एंड इट्स न्यू ट्रेंड्स, पॉलिटिक्स एंड इट्स न्यू ट्रेंड्स, ऐसा करके भी आपको सिलेबस में मिल जाएगा। तो उससे संबंधित भी ये सारी चीजें आपको यहां मिलेंगी। बेसिकली इस चैप्टर में हमने क्या क्या किया था, एक तो हमने देखा था जब मैंने राजनीतिक पुनरुत्थान में भी आपको बताया था कि भारतीय राजनीति में जो ओबीसी वर्ग है, इसका जो उभार निकल कर आया, इसकी जो सहभागिता बनी, इससे संबंधित जो है मंडल कमीशन की बात की थी हमने। इसके अलावा कांग्रेस के अलावा जो दल उभर कर आए, गैर कांग्रेसवाद जो आया, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का बनना, क्षेत्रीय दलों का बनना, क्षेत्रीय दलों के बनने के बाद जो है क्षेत्रीय जो गठबंधन सरकारें हैं उनका जो युग आया, फिर हमने एनडीए और यूपीए, दो महत्वपूर्ण गठबंधनों की भी चर्चा की। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजों के संबंधित जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं अपने इस पूरी क्लास में। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल प्रश्न इसमें पूछा हुआ है कि उन्नी मुन्नी, यानी दो छोटे बच्चों का नाम ले लिया गया है, इन्होंने अखबार की कुछ कतरनों को बिखेर दिया है। आप इनको कालक्रम के अनुसार बताइए। मतलब कुल मिला के ये है, मतलब ये है कि ये कुछ घटनाएं घटी हैं, ये कब घटी हैं, कौन पहले घटा है, कौन बाद में घटा है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। अब देखिए, जनता दल का गठन, ये एक घटना है, ये लगभग 1977 के आसपास की बात है। ठीक है। बाबरी मस्जिद, ये लगभग 1992-93 की बात है। ठीक है। इंदिरा गांधी की हत्या 1984 की बात है। ठीक। राजग सरकार का गठन, यानी ये जो पहली जो एनडीए गवर्नमेंट बनी थी 98-99 के आसपास, उस समय की बात है। संप्रग यानी कि यूपीए गवर्नमेंट जब बनी थी उसकी बात है। गोधरा की दुर्घटना 2002 के आसपास की बात है। तो ये सारे कालक्रम बताए गए, आपको बताना है कौन पहले हुआ और कौन बाद में। तो आइए कालक्रम के हिसाब से इनको देखते हैं। ठीक है। तो अगर कालक्रम देखें तो सबसे पहले आएगा जनता दल का गठन, फिर आएगा इंदिरा गांधी की हत्या, फिर बाबरी मस्जिद का विध्वंस, फिर राजग सरकार यानी एनडीए की गवर्नमेंट जो बनी, फिर गोधरा की दुर्घटना और उसके परिणाम, और लास्ट में यूपीए की गवर्नमेंट 2004। ठीक है। तो जो सिलसिला यहां 1977 से शुरू हो रहा है, ये 2004 तक हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको ध्यान रखनी है। जो आपके जो पूरा कालक्रम चला, जो पूरा एक शेड्यूल चलता हुआ चला आ रहा था, वो दिखाई दे रहा है ये इस दौरान, यानी नए ट्रेंड्स जो आ रहे थे। क्योंकि देखिए, जनता दल का जब गठन हुआ तो नया बदलाव क्या हुआ, ये हुआ कि गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार दिखाई दी, गैर कांग्रेसवाद वाली नींव पड़ी। इंदिरा गांधी की जब 1984 में हत्या हो गई तो उस हत्या के बाद यह दिखाई दिया कि भाई राजीव गांधी की एंट्री हुई, और एक तरह से कह सकते हैं कि जो होल्ड बना हुआ था कांग्रेस का, वो फिर राजीव गांधी की जीत के बाद फिर वो होल्ड कमजोर हुआ, क्योंकि उस बार इंदिरा गांधी की सहानुभूति का भी वोट मिला था, 400 सीटें उनको मिल गई थी। उसके बाद बाबरी मस्जिद 1992 के आसपास ये जब विध्वंस किया गया, तो उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि मंडल वर्सेस कमंडल की लड़ाई शुरू हो गई, यानी कि धार्मिक दृष्टिकोण भी जो है वो राजनीति का हिस्सा बनने लगा। ये नया ट्रेंड देखा गया। राजग सरकार जब देखा गया, एनडीए गवर्नमेंट जब बनाई गई पहले बार 98-99 में, तो ये देखा गया कि पहली बार जनता पार्टी के बाद फिर कोई ऐसा एक गठजोड़ तैयार हुआ था, हालांकि नेशनल फ्रंट पहले बन चुका था, जो कि लीड करने में, यानी भारतीय जनता पार्टी पहली बार देश के लेवल पर लीड करके सरकार चलाने में सक्षम हुई।
जनता पार्टी के अलावा कोई सरकार कांग्रेस के अलावा बना नहीं पाया था, और भारतीय जनता पार्टी कभी इस स्थिति में नहीं थी, चाहे जनसंघ के जमाने से ही, कि वो सरकार बनाने में सक्षम हो या चलाने में। तो इसलिए जब पहली बार ये एनडीए गठबंधन हुआ तो ये ट्रेंड बना, और बाद में वो ट्रेंड ऐसा चला कि दो पार्टी सिस्टम आज भारत कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस की दिखाई देती है। गोधरा की दुर्घटना और उसके परिणाम, अब ये गुजरात का मामला था, गोधरा में जो कांड हुआ, ट्रेन में आग लगाई गई, एक बार फिर जो है धार्मिक दृष्टिकोण बहुत तेजी से उभरा, और धर्म की जो राजनीति है वो और तेजी से गरमाई, और संपर्क सरकार यानी यूपीए गवर्नमेंट बनी। तो ये पाया गया कि किस तरह एनडीए को हराने के बाद अब कांग्रेस जो है बहुत दिनों के बाद फिर सत्ता में लौटी थी, और उसने कई दलों को एक साथ साधने में हासिल की थी कामयाबी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है जो आपको ध्यान रखना है कि पहले कौन हुआ और इसके क्या परिणाम रहे। अब देखिए इसमें क्या करना है कि इसमें मेल करना है। तो सर्वानुमति की राजनीति, सर्वानुमति की राजनीति का मतलब क्या हो जाता है कि जिसमें सबकी क्या हो, सहमति हो। दूसरा जाति आधारित दल, तो जाति आधारित दल के हिसाब से क्या होगा, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग का उभार देखा जाएगा। ठीक है, ये इसका मैच हो जाएगा। इसके अलावा पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय, तो जो पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय से संबंधित था वो साहबानो केस था। ठीक है, यानी कि जो है हमें अपने कानून को मानने की जो पूरी आजादी, और पर्सनल लॉ जो होता है धार्मिक आधार पर भी, उसकी बात थी। क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत, तो इसका सीधे सीधे कहां चला जाएगा, गठबंधन की सरकार चली जाएगी। अगर क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़ेगी तो छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों को सीटें मिलेंगी, और वो गठबंधन सरकार बनाने में बड़े दल से गठजोड़ यानी कोलिशन करने में कामयाब होंगे। सर्वानुमत की राजनीति, आर्थिक नीतियों पर सहमति, यानी कि जो हम गठबंधन के दौर में ही एक क्या बन रहा था, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, न्यूनतम साझा कार्यक्रम। ठीक है, ये दिखाई दे रहा था। ये क्या था, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, यानी अगर कुछ दल मिलकर, जब ये गठबंधन की सरकारें बननी शुरू हुई तो ये देखा गया कि कुछ दल मिलकर जो है वो एक प्रोग्राम या एक एजेंडे पर एक साथ आ रहे हैं, और वो खास करके आर्थिक मामलों में और इन मामलों में अपनी सहमति बना के सरकार बनाते थे। तो ये जो सर्वानुमत की राजनीति है, ये आर्थिक नीतियों पर सहमति के साथ चलती थी। तो ये आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक प्रश्न है कि 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मध्य मुद्दे क्या रहे, और इन राजनीतिक दलों के आपसी जुड़ाव के रूप में क्या मामले समझ में आए। अब देखिए 1989 के बाद की अवधि क्या थी। 1989 में कांग्रेस पहले तो चुनाव हारी, राजीव गांधी के बाद जो चुनाव हुआ, उसके बाद वहां नेशनल फ्रंट, पहली बार क्या हुआ, पूरे देश, जनता पार्टी के बाद पहली बार राष्ट्रीय मोर्चा बना। ठीक है, और राष्ट्रीय मोर्चे में क्या हुआ, बीपी सिंह आए। ठीक है, इसके बाद फिर इनकी सरकार गिरी, चंद्रशेखर आए। ठीक है, ये सारी चीजें देखने के लिए मिली थी। तो 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे इस प्रकार थे। लोकसभा के आम चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, उसे सिर्फ 197 सीटें मिली थी। अब सोचिए, जब 84 के बाद इलेक्शन हुआ, राजीव गांधी पहली बार जब प्रधानमंत्री के रूप में इलेक्शन लड़े, तो उनको 400 सीटें के आसपास हासिल हुई, और कुछ दिनों बाद ये 197 सीटों पर आ गई। इसका मुख्य कारण रहा बोफोर्स वाला मामला। बोफोर्स वाला जो मामला था, ये बोफोर्स तोप में जो घपला तथाकथित जो घपले की बात थी, उसका मामला आया था। कांग्रेस की प्रमुखता समाप्त होने के कारण देश के राजनीतिक दलों में आपसी जुड़ाव बढ़ा। राष्ट्रीय मोर्चे की 2 बार सरकारें बनी, परंतु कांग्रेस द्वारा समर्थन खींचने और विरोधी दलों में एकता के अभाव के कारण देश में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय मोर्चा बना जिसमें कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया चंद्रशेखर को, और बीपी सिंह जनता पार्टी वाले जो थे उन्होंने पहले सरकार बनाई। तो एक राजनीतिक यानी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की स्थिति वो 1989 के बाद देखी जा रही थी। अच्छा, एक चीज और बता दूं, उस समय आर्थिक रूप से भी देश पर बहुत बड़ा बोझ पड़ा था। उस समय 1989 वाला ही स्थिति, चंद्रशेखर के ही गवर्नमेंट में ऐसी स्थिति बनी थी कि उस समय हमारे पास जो सोना था वो गिरवी रखना पड़ गया, हमें आर्थिक सुधारों की बड़ी भारी जरूरत पड़ गई। हमारी इंडस्ट्रीज बिल्कुल नीचे जा रही थी, हमारा आर्थिक विकास, जीडीपी ग्रोथ भी बहुत नीचे आ गया था। इसके अलावा हमारे पास जो विदेशी व्यापार करना था उसके लिए विदेशी मुद्राएं नहीं बची थी। तो आर्थिक रूप से भी बहुत परेशानी थी, और राजनीतिक अस्थिरता भी 1989 के बाद की अवधि में देखी जा रही थी। आगे देखते हैं। देश राजनीति के मंडल मुद्दे का उदय हुआ। देश में राजनीति का मंडल मुद्दा, यानी कि जो मंडल कमीशन वाली बात चल रही थी, जिसमें क्योंकि क्या होता, देखिए जब जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी थी तो 79 यानी 79 के आसपास मंडल कमीशन बना दिया गया, लेकिन जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी। वापस जब बीपी सिंह की सरकार आई तो उन्होंने बोला कि हम मंडल कमीशन को लागू करेंगे, तो यह मुद्दा गर्म था। इसने 1989 के बाद राजनीति में अहम भूमिका निभाई। सभी पार्टियों ने वोटों की राजनीति करने लगी, इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिए जाने के मामले में अधिकतर दलों में आपसी जुड़ा हुआ।
एक ये भी देखा गया कि 1989 के बाद, जैसा मैं आपको बता भी रहा था, पिछड़े वर्ग का बहुत तेजी से क्या हुआ, राजनीति में इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा, है ना। पिछड़े वर्ग के उदय की बात बहुत ज्यादा की जाने लगी, पिछड़े वर्ग की राजनीति की बात बहुत ज्यादा की जाने लगी, और बड़ी जोर से इस समय खासकर 90-91 आते आते मंडल वर्सेस कमंडल, ये ध्यान रखिएगा, ये राजनीति बहुत तेजी से चल रही थी। यानी एक तरफ जो है, एक तरफ कुछ लोग ऐसे थे जो मंडल कमीशन की बात कर रहे थे, यानी पिछड़े वर्ग की बात करते थे, और एक तरफ तो कुछ लोग थे वो हिंदू धर्म के हिसाब से या धार्मिक हिसाब से राजनीति करने का प्रयास कर रहे थे। तो मंडल वर्सेस कमंडल फेमस हुआ। 1990 के बाद से ही विभिन्न दलों की सरकारों ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई, ये बुनियादी तौर पर बदल चुकी थी। आर्थिक सुधार और कई नई आर्थिक नीति के कारण देश में अनेक दक्षिणपंथी राष्ट्र और क्षेत्रीय दल परस्पर जुड़ने लगे। अब देखिए 1991 के आसपास क्या हुआ, नई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, नई आर्थिक नीति, जिसको हम आर्थिक सुधार कहते हैं, जिसमें निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण देखने के लिए मिला। तो अब ये जो निजीकरण था, वैश्वीकरण था, बहुत सारे दक्षिणपंथी यानी जो राष्ट्रवाद वाली या स्वदेशी वाली भावना को लेकर चलते थे, वो एक साथ इकट्ठे होने लगे कि अरे ये तो देश में फिर अंग्रेजों का शासन लाएंगे, अरे ये तो फिर देश में निजी हाथों में देश को बेच रहे हैं। इस तरह करके काफी लोग एक साथ आए। इस संदर्भ में दो प्रवृत्तियां उभर कर आई, कुछ दल गैर कांग्रेसी गठबंधन और कुछ दल गैर भाजपा गठबंधन के समर्थक बने। कुछ लोगों को लगा कि हम कांग्रेस के अलावा कोई गठबंधन बनाएंगे, कुछ लोगों को लगा कि नहीं, भाजपा से दूर रहना है, भले कांग्रेस के पास जाए चाहे न जाए। जैसे समाजवादी पार्टियां, जैसे वामपंथी पार्टी, इनको लगता था कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो धर्म की राजनीति कर रही है, हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, तो ये अछूत बनाएंगे, हम जो है भारतीय जनता पार्टी के करीब कभी नहीं जाएंगे। तो और ऐसा आज तक भी देखने के लिए मिलता है कि कुछ ऐसे दल हैं, जैसे वामपंथी दल जो हैं या समाजवादी पार्टी जैसे दल हैं, उन्होंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के करीब खुद को नहीं ले गए। दिसंबर 1992 में अयोध्या स्थित एक विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद के रूप में जो प्रसिद्ध था, उसे विध्वंस कर दिया गया। इस घटना के बाद भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर बहस तेज हो गई, और ये जो बदलाव हुए ना, इसका संबंध भाजपा के उदय और हिंदुत्व की राजनीति से बहुत तेज आया। तो जो नए आप ट्रेंड देख रहे हैं भारत की राजनीति में, उसमें हिंदुत्व का उदय, भाजपा का किस तरह उसने उस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ाया, और एक प्रमुख बात जो इसके बाद देखने को मिली, यानी 1992 में जो ये बाबरी मस्जिद वाला पूरा हुआ है, जो मुद्दा हुआ है, उसके बाद जो सबसे दो प्रमुख बातें देखने के लिए मिली, एक उसमें राष्ट्रवाद और एक महत्वपूर्ण मुद्दा देखने के लिए मिला जिस पर बहुत तेजी से चर्चा हुई, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता। अब देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी या दक्षिणपंथी जो पार्टियां थी, उनका मामला यह था कि राष्ट्रवाद के मुद्दे को मेन प्रमुखता से बनाया जाए और इस पर राजनीति की जाए, जबकि जो बाकी पार्टियां थी वो कहती थी नहीं, सेकुलरिज्म, ठीक है ना, सेकुलरिज्म इंपॉर्टेंट है, जो भारतीय जनता पार्टी है वो सेकुलरिज्म के लिए खतरा है, तो धर्मनिरपेक्षता रहनी चाहिए। ऐसा दोनों पार्टियों का मत था, या आगे भी अभी भी मत ये रहता है, अपनी अपनी बात तो करते हैं। अच्छा, धर्मनिरपेक्षता जो है, आपको पता है कि एक्टिव सेकुलरिज्म वाली बात जो है, प्रभावशाली धर्मनिरपेक्षता भारतीय जनता पार्टी के जो 5 उनका एजेंडा जो उन्होंने अपने पार्टी में डाला हुआ है वो है। यानी उनका धर्मनिरपेक्षता ऐसा है कि भाई कोई तुष्टीकरण ना कर पाए, कोई उसका लाभ ना उठाए गलत तरीके से। तो जो ये सेकुलर, अब ये जो बाकी पार्टियां थी, उन्होंने कहा सेकुलर ताकतें रहनी चाहिए, आज भी उसकी बात होती है, और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है राष्ट्रवाद की प्रमुखता रहनी चाहिए। तो नए बदलाव जो भारतीय राजनीति में देखने के लिए मिला, उसमें ये दो शब्दों का बड़ा तेजी से इस पर बहस छिड़ गई, और एक तरफ जो पिछड़े वर्ग वाला मंडल कमीशन वाली बात थी वो तो चल ही रहा था, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह भी लगा कि इस मंडल वाली राजनीति को काउंटर करने के लिए राष्ट्रवाद वाली राजनीति भी इंपॉर्टेंट है। ये जैसा एनसीईआरटी जैसी किताबें कह रही हैं, वैसा मैं आपको मत बता रहा हूं, इसमें कोई व्यक्तिगत मत नहीं है। तो ये चूंकि हम पढ़ रहे हैं नए ट्रेंड्स क्या क्या भारतीय राजनीति में देखने के लिए मिले, वो नए ट्रेंड की चर्चा हो रही है कि इस तरह से राजनीति बदलती हुई जा रही थी। आगे देखते हैं, गठबंधन की राजनीति के इस नए दौर में राजनीतिक दल विचारधारा को आधार मानकर गठजोड़ नहीं करते। इस कथन के पक्ष या विपक्ष में कौन कौन से तर्क देंगे? अब देखिए, इसमें आपको यह बताना है, जाहिर सी बात है कि कई सारे ऐसे गठबंधन हुए हैं, जैसे अगर आप 1977 वाला ही मान लीजिए, तो 1977 में जो जनता पार्टी बनी, ठीक, इसके बाद से 1989 के आसपास जो राष्ट्रीय मोर्चा बना, नेशनल फ्रंट जिसको बोला गया है ना, अगर उनको आप देखें, इसके अलावा और बहुत सारे, जैसे जो यूपीए की सरकार जब पहली बार गिर रही थी 2009 के आसपास, 2006 के आसपास, उस समय जो गठबंधन का स्वरूप बना, या हाँ, इस तरह के जो गठबंधन बने, उसमें बहुत बार आपको ऐसा दिखाई देगा कि कोई ऐसा दल या व्यक्ति है जो किसी एक विचारधारा को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाह रहा, मगर बाद में उन्होंने दूसरे कांग्रेस को या बीजेपी किसी भी एक को रोकने के लिए एक साथ गठबंधन कर लिया।
यानी आपको ऐसे कुछ उदाहरण देने हैं इस क्वेश्चन में जहां पर विचार नहीं, जहां पर किसी एक को सत्ता में रखने या न रखने के लिए गठजोड़ किए जा रहे हैं। तो ऐसा भी बहुत बार देखने के लिए मिला है। इसके पक्ष में तर्क यह है कि गठबंधन की राजनीति के भारत में चल रहे नए दौर में राजनीतिक दल विचारधारा को आधार मानकर गठबंधन नहीं करते, ऐसा बताया जा रहा है। इसके समर्थन में क्या क्या तर्क है? तो सबसे पहले तो 1977 में ही देख लीजिए। आपको मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के अंदर के नेता थे जो कांग्रेस के विभाजन के बाद या कांग्रेस से नाराज होकर उन्होंने अपना विलय जनसंघ में कर लिया, या जनसंघ जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया, या घोर गैर कांग्रेसवादियों के साथ गठबंधन कर लिया। तो जेपी के आह्वान पर जो जनता दल पार्टी बनी थी उसमें कांग्रेस के विरोधी प्रायः सीपीआई को छोड़कर, एक कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया जाए तो सभी विपक्षी दल, जिसने भारतीय जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जो जगजीवन राम की थी, भारतीय क्रांति दल, तेलुगु देशम, समाजवादी पार्टी, अकाली दल आदि ने शामिल थे। यानी अलग अलग विचार, अलग अलग क्षेत्रीय मांगों को, आकांक्षाओं को रखने वाले दल एक साथ आ गए। इन सभी दलों को हम एक ही विचारधारा वाला दल नहीं कह सकते, जाहिर सी बात है, इनमें एक विचारधारा तो थी नहीं, फिर भी एक साथ हुए। पहला एग्जाम्पल तो यहां दिखाई देता है। जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चा बना, जिसका उदाहरण मैंने अभी दिया, जिसमें एक और जनता दल के वीपी सिंह तो दूसरी ओर उन्हें समर्थन देने वाले वामपंथी और भाजपा जैसे तथाकथित हिंदुत्व समर्थक या उसके विरोधी गांधीवादी, राष्ट्रवादी दल, ये सब थे। अब देखिए, नेशनल मोर्चा में तो और कमाल हो गया, वामपंथी दल भी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक साथ सपोर्ट कर रहे थे वीपी सिंह गवर्नमेंट को। तो जो धुर विरोधी थे वो भी एक साथ आए थे कि कांग्रेस की सरकार न रहे। कुछ ही महीनों के बाद वीपी सिंह प्रधानमंत्री नहीं रहे और मात्र 7 महीनों के लिए चंद्रशेखर को कांग्रेस ने समर्थन दे दिया। अब देखिए ध्यान से एक बार और, चंद्रशेखर जिनको आपातकाल में कांग्रेस ने बहुत यातनाएं दी, जिसको कांग्रेस ने बहुत समस्या हुई चंद्रशेखर को कांग्रेस से, वो कांग्रेस की सरकार ने, उस कांग्रेस की पार्टी ने चंद्रशेखर को सपोर्ट देकर चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनवाया। ये ऐसा भी देखने के लिए मिला। ठीक है, ये वही चंद्रशेखर थे जो इंदिरा और उनके द्वारा लगाए गए आपातकालीन संकट के कट्टर विरोधी थे और जनता पार्टी के अध्यक्ष भी थे। वो जनता पार्टी जो कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हुई थी उसके अध्यक्ष थे, वो कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे। ये देखिए, उन्हें और उनके नेता मुरारजी को कारावास की सजाएं भुगतनी पड़ी थी। तो एक बार फिर जो उदाहरण जो पक्ष में आपको रखना था वो दिखाई पड़ रहा है कि बहुत ऐसी कंडीशंस आई जब विचारधारा से समझौता करके समझौते हुए। कांग्रेस की सरकार 1991 से 96 तक नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अल्पमत में होते हुए भी इसलिए जारी रही क्योंकि अनेक ऐसे दलों ने उन्हें बाहर से ऑक्सीजन दी ताकि तथाकथित सांप्रदायिक शक्तियां सत्ता में न आ सके। अब देखिए, 1996 में जो देवगौड़ा की सरकार बनी थी, उस सरकार बनने से पहले 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने थे और बहुत से ऐसे दल थे जिनको लगता था नहीं नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी सांप्रदायिक शक्तियां हैं। सांप्रदायिक यानी कम्युनल जिसको बोलते हैं, जो धर्म के रूप पर, धर्म के आधार पर लड़ाई करे या राजनीति करे, ऐसा कम्युनल का मतलब माना जाता है। और तथाकथित ये आरोप लगाया गया भारतीय जनता पार्टी पे कि भाई ये कम्युनल ताकतें हैं तो इनको रोकने के लिए हम देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और सब मिलजुल के, कांग्रेस भी, दूसरी पार्टियां मिलकर भी समर्थन कर रही थी। ऐसा बहुत सारा गठबंधन था जो बिल्कुल बेमेल था। इसमें देखिए, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को थोड़ा सा इतिहास की डायरीज, इतिहास के वीडियोस भी देखने चाहिए। सर यूट्यूब पर भी जाकर अगर आप 1996 में अगर आप पार्लियामेंट में डालें अटल बिहारी वाजपेयी स्पीच ऑन थैंक्स ऑन जो है विश्वास मत वाले पे कि उनका क्या भाषण था, तो उसमें वो उदाहरण से समझा रहे हैं कि कौन सा दल इधर का है, कौन सा दल जिसका कोई मेल नहीं है वो एक साथ आया है। ये मैं किसी पार्टी के हिसाब से नहीं कह रहा, सिर्फ गठबंधन की जो विचारधारा वाले ये क्वेश्चन है उसको समझने के सहायक के लिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह की चीजों को आप देखते रहिए कि कैसे घटना घटी थी, कौन सा दल एकदम विरोधी था एक साथ आया। और ऐसा फिर कांग्रेस के खिलाफ भी देखा गया, भाजपा के खिलाफ भी देखा गया, सभी दलों के खिलाफ। तो 96 के इलेक्शन में ऐसा हुआ। ये शक्तियां केरल में सांप्रदायिक शक्तियों से, तो यानी ऐसा दिखाई दे रहा था कि कहीं कहीं राज्यों में ये एक साथ थे, यहां आकर विरोध कर रहे थे, या राज्यों में विरोध अगर कर रहे थे तो यहां पे किसी एक ताकत को रोकने के लिए काम कर रहे थे। तो ऐसा बहुत बार भारतीय राजनीति में देखने के लिए मिला है जब गठबंधन जो है वो विचारधारा के आधार पर नहीं हो रहा है। अटल बिहारी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो एनडीए बना, उसकी सरकार लगभग 6 वर्षों तक चली। यानी एक बार पहले 13 महीने चली, फिर एक बार 5 साल चली, जहां एक और अकाली दल जो पंजाब की पार्टी है, ठीक है, तो एक और उनको अकाली दल, तो दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस, यानी एक और बंगाल की पार्टी जो बिल्कुल अलग, एक और अकाली दल उनको, वहीं बीजू जनता दल है ना, यानी बीजू पटनायक कांग्रेस जो थी उड़ीसा वाली, कुछ समय के लिए समता पार्टी, जनता दल, जनता पार्टी आदि ने सहयोग का समर्थन किया। यही नहीं, जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला, अब देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसकी पार्टी है, जिसको बहुत बीजेपी से विरोध है, वो फारूक अब्दुल्ला भी बीजेपी के समर्थन में या अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थन में कई बार रहे। तो ये विचारधारा, मतलब फारूक अब्दुल्ला के पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है।
मतलब भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का ये रहा था कि धारा 370 हटनी ही चाहिए, एक संविधान एक निशान एक विधान रहना चाहिए, कोई किसी तरीके से अलग संविधान या अलग जो मिला हुआ है प्रेफरेंस जम्मू कश्मीर को नहीं रहना चाहिए किसी भी कीमत पे। और फारूक अब्दुल्ला उसके कट्टर समर्थक, नहीं ऐसा हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि उस संविधान को छू दे, 370 को हटा दे, फिर भी एक थे, हालांकि हटा दिया गया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी शत्रु नहीं होता। इसके बाद एक और उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेगा, यही भारतीय जनता पार्टी, फिर देखा गया कि जो पीडीपी पार्टी है जम्मू कश्मीर की, उसके साथ गठबंधन करके जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी थी, जम्मू कश्मीर में सरकार भी बनाई, तो एक बार फिर गैर विचारधारा वाली स्थिति आई। ठीक है, आप अभी महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले का उदाहरण देख लीजिए, शिवसेना और कांग्रेस एक दूसरे की धुर विरोधी, लेकिन एक साथ मिलकर एनसीपी, तीनों ने मिलकर सरकार बनाई। तो बहुत, भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। तो इस तरह के कई उदाहरण आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो बिल्कुल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, खैर उनका तो कई बार रहा है। तो हकीकत में अवसरवादिता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में कुमारी सुश्री मायावती की बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर संयुक्त सरकार बनाती रही। महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ऐसे निर्दलीय अथवा लघु क्षेत्रीय दलों के सहयोग से चलती रही जो भाजपा के चुनाव मंचों पर भला बुरा करते रहे। हरियाणा में एक पार्टी है जेजेपी, जननायक जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ी, एक साथ मिलकर फिर सरकार चलाई मनोहर लाल खट्टर जी के साथ। तो इस तरह के आपको अनगिनत उदाहरण मिलेंगे, जिस उदाहरणों में आप ये देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार यादव एक दूसरे के खूब विरोधी रहे, फिर दोनों ने साथ के चुनाव लड़ा, फिर दोनों अलग होकर फिर बीजेपी से गठबंधन। तो आपको कई सारा ऐसा गठबंधन का मिलेगा जो विचारधारा के रूप में बिल्कुल अलग है, लेकिन उनका गठबंधन स्थितियों को देखते हुए किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा था जिसके ये बहुत सारे उदाहरण हैं। इस तरह के उदाहरण आप एग्जाम में लिख के एग्जाम्पल दे सकते हैं। अच्छा, एक और कमाल तो तब होता है जब राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन या राजनीतिक दल परस्पर कीचड़ उछालते हैं, लेकिन उसी काल या दिनों में दौरान केंद्र में हाथ मिलाते हैं। मतलब राज्य में एक दूसरे को गाली देते हैं और केंद्र में जाके एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। ऐसा उदाहरण देखा गया है। आंध्र प्रदेश में आप पहले देख लीजिए, जब तेलंगाना नहीं बना था तो क्या हुआ था, असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, वहां पर वो कांग्रेस को, किरण कुमार रेड्डी उस समय मुख्यमंत्री रहा करते थे, कांग्रेस को खूब भला बुरा कहते थे, और यूपीए की जो सरकार केंद्र में थी उनको सपोर्ट भी किया था। तो ऐसे भी उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस चीज के विपक्ष में अगर तर्क दिया जाए कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसे भी उदाहरण है जहां विचारधारा के नाम पर हमेशा स्ट्रिक्टनेस रही और कभी उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। तो इसमें सबसे आप देख सकते हैं कि जो वामपंथी CPI CPM है, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक हैं, इन्होंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी से हाथ नहीं मिलाया और अभी राजनीतिक दृष्टि से अस्पर्शनीय पार्टी मानते हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कभी कोई गठबंधन देखने के लिए नहीं मिला। कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे के साथ कभी कोई गठबंधन नहीं किया। यह भी एक इसका इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ठीक है, समाजवादी पार्टी, वामपंथी मोर्चा जैसे क्षेत्रीय दल किसी भी प्रत्याशी को खुला समर्थन नहीं देना चाहते जो एनडीए का हो या जो भाजपा का हो। कांग्रेस और बीजेपी ने भी कभी भी एक दूसरे के सपोर्ट में कोई रुख नहीं अपनाया है। यानी कांग्रेस और बीजेपी भी हमेशा जो विचारधारा का डिफरेंस है दोनों में, और ये तो मजबूरी भी है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर दो बड़ी पार्टियां हैं, तो एक दूसरे के सामने इनको खड़ा होना है, तो ऐसा ये कभी नहीं हो सकता कि एक दूसरे के साथ आ जाए। हाँ, भविष्य में कभी कोई तीसरा दल राष्ट्रीय स्तर का अगर उभरा तो ऐसा देखा भी जा सकता है कि वो साथ आ जाए। और कई विपक्षी पार्टियां ऐसा आरोप लगाती भी रहती हैं। जैसे जहां भी तीन पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो वहां पे ये माना जाता है कि भाई ये सब एक हो गए हैं, भाजपा कांग्रेस भी एक हो गई है किसी तीसरे के खिलाफ। जैसे पंजाब में अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगाते रहते हैं कि यहां पर भाजपा, अकाली और कांग्रेस एक मिल गए हैं आपके खिलाफ। ये तथाकथित आरोप है। तो ऐसा स्थिति दिखाई पड़ती है भारतीय राजनीति में, जो न्यू ट्रेंड्स इन इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें दिखाई देती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए राजनीति भी क्या है, एक वॉर है, और कहा ही जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो ऐसा भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी राजनीति में हो सकता है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आपातकाल के बाद के दौर में भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी, इस दौर में इस पार्टी के विकास क्रम का उल्लेख करें। अब देखो, इसको कई बार हमने कहा है, 1980 में भाजपा का जन्म हुआ, ये हमारे नए ट्रेंड्स में शामिल था, और कैसे कैसे इनका हुआ। तो आपातकाल के दौरान, अच्छा आपको पता है कि 1977 में जनता पार्टी बनी थी। जनता पार्टी की सरकार से पहले जनसंघ हुआ करता था बीजेपी के जगह पे, और वाजपेयी जी उसके नेता थे। तो जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो वाजपेयी जी विदेश मंत्री बने, और जब मोरारजी देसाई की सरकार चल रही थी तो उस मोरारजी देसाई वाली सरकार के गिरने के बाद फिर क्या हुआ, उस मोरारजी देसाई की सरकार गिरने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी नए नाम से आई, पहले जनसंघ को खत्म करके। भाजपा नाम की कोई पार्टी अस्तित्व में नहीं थी। 1977 में बनी पहली विपक्षी पार्टी जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनसंघ का प्रतिनिधित्व अवश्य था,
कालांतर में 1980 में भारतीय जनसंघ को समाप्त कर भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी इसके संस्थापक अध्यक्ष बने। अच्छा, इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में हो गई। चुनाव के कुछ सहानुभूति की लहर होने के कारण कांग्रेस को सफलता मिली। उस इलेक्शन में बीजेपी को केवल 2 सीटें मिली, क्योंकि राजीव गांधी का एकदम जादू चल रहा था। लेकिन जब फिर 1989 में इलेक्शन हुए तो उस बार फिर अच्छी सफलता भाजपा को मिली थी। 84 के बाद, 84 में तो सफलता नहीं मिली, लेकिन 89 में ज्यादा अच्छी सफलता मिली। ठीक है, 1989 में चुनाव की अधिक सफलता मिली और इसने कांग्रेस का विकल्प बनने की इच्छा शक्ति दिखाई। जो भी हो, कांग्रेस से बाहर हुए बीपी सिंह ने जनता दल का गठन किया था और 1989 में चुनाव लड़े। अच्छा, ये बीपी सिंह ही बोफोर्स का नाम लेके चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी ने संयुक्त मोर्चा को, और भाजपा के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दों को लेकर एक रथ यात्रा का आयोजन किया। ये देखिए, भारतीय राजनीति का जो नया ट्रेंड निकला, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। 1989 में बीपी सिंह की सरकार बनी, उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब हमें राष्ट्रव्यापी कोई आंदोलन करना है, राष्ट्रव्यापी मुद्दे बनाने हैं। तो लाल कृष्ण आडवाणी ने एक राम मंदिर के लिए एक रथ यात्रा शुरू की, जो गुजरात से शुरू हुई और आगे चलती आई, और यहाँ पर जो बिहार पहुंची। तो बिहार में क्या हुआ, बिहार में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे जनता पार्टी की तरफ से, तो लालू प्रसाद यादव ने उस रथ यात्रा को रोक लिया। नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन खींच लिया और बीपी सिंह की सरकार भी गिर गई, और वहां से फिर मंडल वर्सेस कमंडल भी चलने लगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है वो लालू यादव ने इसे रोक दिया, और भाजपा ने इस मुद्दे पर केंद्र से समर्थन वापस ले लिया और बीपी सिंह की सरकार गिर गई। ठीक है, यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है। भाजपा ने 1991 और 1996 के चुनाव में अपनी स्थिति लगातार मजबूत की। कल हम लोगों ने देखा भी था उस दिन। 1996 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, इस नाते भाजपा को सरकार बनाने का न्योता मिला, लेकिन 1996 में वो अपना पेश नहीं कर पाई, यानी कि 13 दिन ही सरकार चली, बहुमत साबित नहीं कर पाई। फिर देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने, इंदर कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। उसके बाद फिर 1999 के चुनाव में क्या हुआ, 1999 के चुनाव में पहला गठबंधन इसने बनाया, और वो एनडीए का गठबंधन था सॉरी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और फिर क्या हुआ, 99 का जो गठबंधन बना, तो उसके बाद लगातार 2004 तक सरकार रही। मतलब एक बार 13 महीने की सरकार के बाद सरकार गिर गई, जब जयललिता ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। फिर चुनाव हुआ और फिर एनडीए को पूरा बहुमत मिला। 2004 में पुनः चुनाव हुआ, लेकिन इस पार्टी को सफलता नहीं मिली। तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी का 1980 से 2004 तक देखें तो लगभग 6 साल की सरकार इसने चलाई। उसके बाद फिर क्या हुआ 2014 में फिर से क्या हुआ, भाजपा ने चुनाव लड़ा, फिर एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, और 2014 में फिर क्या हुआ, इसको 282 सीटें अकेले मिल गई। यानी पहली बार भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कांग्रेस के बाद, यानी लगभग 30 वर्षों के बाद, राजीव गांधी के जमाने के बाद पहली बार कोई ऐसी पार्टी थी जिसे अपने दम पर क्या मिला था, पूर्ण बहुमत मिला था। उसके बाद 2019 का चुनाव भी हुआ एनडीए गठबंधन में, और इस बार भाजपा को अकेले 330 सीटें और पूरे एनडीए को लगभग 355 सीटें मिली। ठीक है, तो लैंडस्लाइड विक्ट्री 2 चुनाव में भाजपा की हुई। यह भाजपा का पूरा कालक्रम है, उदय का और कार्य करने का पूरा तरीका। ठीक है, आगे चलते हैं। कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया है, इसके बावजूद देश की राजनीतिक पर कांग्रेस का असर लगातार कायम है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। अब देखिए, यह बात सही है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो गई। 1984 का जो राजीव गांधी का इलेक्शन हुआ था, उसके बाद लगातार इसकी सीटें कम हुई हैं। उसके बाद 1-2 बार सरकार बनाने का मौका मिला है, 3 बार। एक बार कब, जब 1991 में नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर बने थे। उसके बाद गठबंधन की सरकारों में समर्थन देती रही सॉरी, कांग्रेस का प्रधानमंत्री कभी नहीं बना। उसके बाद सीधे 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनी यूपीए 1 में, और 2009 में फिर मनमोहन सिंह की सरकार बनी यूपीए 2 में। इसके अलावा कांग्रेस की कोई बहुत ज्यादा सफलता देखने को नहीं मिलती है। और यह भी देखा गया, लेकिन यह जरूर है कि कई राज्यों में सरकारें कांग्रेस बनाती रही, और आज भी पूरे देश में विपक्ष के तौर पर वो खड़ी है। 2014 का इलेक्शन हुआ, इसमें कांग्रेस की बुरी हार हुई, केवल 44 सीटें मिली। 2019 के इलेक्शन में उसको कुछ 54 या 56 सीटें इसके आसपास, 54-55 सीटें के आसपास मिली थी। एक डेटा एक बार देखना पड़ेगा। तो 2014-2019 में भी इसको कोई बहुत सफलता हाथ नहीं लगी थी। तो इस कथन से मैं सहमत हूं कि हां, इसका अभी भी असर कायम है। यद्यपि कांग्रेस का प्रभुत्व समाप्त हो गया है, यह कहिए कि उसका केंद्र और अधिकांश प्रांतों में जो राजनीतिक असर आजादी से लेकर 1960 तक कायम रहा, वो अब नहीं दिखाई देता। भाई 1967 तक तो हमने देखा एक दल का प्रभुत्व ही था, ठीक है ना। 1967 तक तो बिल्कुल जीतती रही, फिर बीच में हारी भी, फिर जीती, लेकिन उसके बाद नीचे आती रही।
और कांग्रेस का जो एक छत्रराज था उसको चुनौती मिली, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारतीय राजनीति पर अपना प्रभुत्व फिर से कायम किया और 90 के दशक में कांग्रेस की अग्रणी हैसियत को एक बार फिर चुनौती मिली। जो भी है उसका मतलब यह नहीं हम कह सकते कि उसका प्रभाव खत्म हुआ। भाई देखिए 1952, 1956, 62, 67 ये 4 इलेक्शंस में कांग्रेस का नेतृत्व बना रहा और कांग्रेस जीतती रही। लेकिन उसके बाद फिर जनता पार्टी के आने के बाद 71 में जीते, 69 में तो विभाजन हो गया कांग्रेस का, चुनौती हो गई, फिर 71 में जीते लेकिन 77 में बिल्कुल सत्ता से बाहर हो गई, फिर 80 में आई, लेकिन उसके बाद फिर 89 आते आते 84 के बाद राजीव गांधी आए तो जीत गए, 89 के बाद तो लगातार कांग्रेस नीचे आती चली गई। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसका प्रभुत्व क्या हो गया, समाप्त हो गया। अभी भी क्या हो गया, अभी भी कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी मानी जाती है। 2004 के चुनाव में कांग्रेस भी पूरे जोर से गठबंधन में शामिल हुई, राजग की हार हुई और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसको यूपीए कहते हैं, यूनाइटेड प्रोविंशियल अलायंस, इसकी जीत हुई। इस गठबंधन का नेतृत्व तो कांग्रेस ने किया। संप्रग यानी कि जिसको कहते हैं ना कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसको यूपीए कहते हैं, ये वाम मोर्चा ने समर्थन दिया, जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। 2004 के चुनाव में एक हद तक कांग्रेस का पुनरुत्थान भी हुआ। 1991 के बाद इस दफे सीटों की संख्या एक बार बढ़ गई और 145 हुई, बाद में और बढ़ गई 2009 में, और ये सीटें बढ़ गई, ठीक है, 200 तक पहुंच गई। जो भी हो, 2004 के चुनाव में राजग और सपरंग को मिले कुल वोटों का अंतर बढ़ा, कम था। 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस ने फिर अपनी पुरानी रंगत दिखाई और पहले से काफी अधिक सीटों पर जीत हासिल की, यद्यपि उसे अभी भी सहयोगियों की आवश्यकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस अपने स्वतः के स्तर पर पूरे देश में अकेले सरकार बनाने में सक्षम नहीं है, सहयोगियों की जरूरत है। लेकिन कई राज्यों में उसकी सरकार है, कई जगह उसकी सरकारें चल रही हैं और आगे अभी भी नेशनल स्तर पर बीजेपी के सामने यही पार्टी खड़ी दिखाई देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनेक लोग सोचते हैं कि सफल लोकतंत्र के लिए 2 दलीय व्यवस्था जरूरी है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई 2 पार्टी सिस्टम इंपॉर्टेंट है। पिछले 20 सालों के भारतीय अनुभव को आधार बनाकर एक लेख लिखिए और इसमें बताइए कि भारत की मौजूदा बहुदलीय व्यवस्था के क्या फायदे हैं। अब देखिए होता क्या है, दुनिया में प्रणालियां किस तरह की चलती हैं। एक होता है, एक तो आप कह सकते हैं एक दलीय, ठीक है। दूसरा आप कह सकते हैं 2 दलीय, और तीसरा आप कह सकते हैं बहुदलीय। अब देखिए जो एक दलीय है, जैसे कम्युनिस्ट चाइना में आप कह सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी है, केवल यहां एक ही दल चलेगा, कोई दूसरे दल को अनुमति ही नहीं दी जाएगी। 2 दलीय जो लोकतांत्रिक है, लेकिन केवल 2 ही पार्टियां हैं, जिसमें आप यूएसए कह सकते हैं, जिसमें आप ब्रिटेन कह सकते हैं, ठीक है। इन देशों में क्या है, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, 2 ही पार्टियां रहती हैं, ठीक है, ऐसा दिखाई देता है और उनमें ही बारी बारी चुनाव होता है। बहुदलीय जो है, इसमें भारत सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इसका, कि कोई भी दल इसमें आ सकते हैं, ठीक है। और इसमें जब बहुदलीय प्रणाली होती है तो इसमें गठबंधन सरकारें ज्यादा दिखाई देती हैं, यानी किसी एक दल को बहुत बहुमत नहीं मिलता और 2 दलों को मिलकर सरकार बनानी पड़ती है। तो इन सभी के अपने फायदे और नुकसान भी हैं, जिसकी चर्चा हमको करनी है। अब अनेक लोग सोचते हैं कि सफल लोकतंत्र के लिए दलीय व्यवस्था आवश्यक है। ये इसके पक्ष में 2 दलीय आवश्यकता है, क्या पक्ष में तर्क है। 2 दलीय व्यवस्था से साधारण बहुमत के दोष समाप्त हो जाते हैं और जो भी प्रत्याशी या दल जीतता है वो आधे से अधिक अर्थात 50% से ज्यादा जीता। अब देखिए जब 2 ही लोग टक्कर में रहेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों 70% पा जाएंगे सीटें, या दोनों 40% पाएंगे, ऐसा तो है नहीं। या तो कोई एक 49 पाएगा या कोई 51 पाएगा, ऐसा ही होगा। इसलिए बहुमत में दिक्कत नहीं होती है, कि ऐसा होता ही नहीं है कि किसी एक को बहुमत न मिले, भाई कोई एक हारेगा कोई जीतेगा, कई लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बहुमत स्पष्ट रहता है कि किसी को मिलेगा। देश में सभी को पता होता है कि यदि सत्ता में एक दल या दूसरे दल आए तो कौन प्रधानमंत्री, उपप्रधानमंत्री, गृह मंत्री बनेगा। भाई जाहिर सी बात है, जब 2 ही दल रहते हैं तो दोनों दलों के कोई नेता होते हैं, तो ये पब्लिक को पता होता है कि देखो यही 2 दल हैं, इनमें से ही कोई एक का प्रधानमंत्री बनेगा या गृह मंत्री बनेगा, या जो इंपॉर्टेंट लीडर्स है पता होता है। बहुदलीय में क्या होता है, पता नहीं कौन सी दल किसके साथ मिलेगा, तो कौन सा नेता कौन सा मंत्री बनेगा, किसके पास क्या शक्तियां आएंगी, कंफ्यूजन बनी रहती है हमेशा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। सरकार ज्यादा स्थायी रहती है। अगर 2 दलीय व्यवस्था है तो सरकार गिरने की भूमिका कम है। वह गठबंधन की सरकारों के समान दूसरे दलों की वैसाखियों पर टिकी नहीं होती। जाहिर सी बात है, अगर गठबंधन होगा तो दूसरे का सहारा रहेगा, दूसरे की बातें सुनकर काम करना पड़ेगा। पर अगर 2 दलीय है तो ऐसा नहीं है, वह उनके निर्देशों को सरकार गिरने के भय से मानने के लिए बाध्य नहीं होती। बहुदलीय प्रणाली में देश में फूट पैदा होती है, दल जातिगत और व्यक्ति विशेष के प्रभाव पर टिके होते हैं। कई सारे ऐसे छोटे दल हैं जो एक व्यक्ति के हिसाब से चल रहे हैं, तो उनकी जो मर्जी होती है वही करना पड़ता है।
और सरकार के काम में अनावश्यक विलंब होता है। यह हमने पहले भी चर्चा किया कि अगर बहुदलीय रहेगा, गठबंधन रहेगा तो डिसीजन लेने में लेट होगा। बहुदलीय प्रणाली में भ्रष्टाचार फैलता है। क्यों फैलेगा? मान लो कोई एक छोटा दल आ गया, उसको सरकार में शामिल कर लिया, कोई गड़बड़ कर रहा है तो सरकार बोलेगी नहीं कि अभी समर्थन ले लेगा तो सरकार गिर जाएगी। सबसे ज्यादा कुशल व्यक्तियों की सेवाओं का अनुभव प्राप्त नहीं होता, और जहां साम्यवादी देशों की तरह केवल एक ही पार्टी की सरकार होती है, वहां तो दल विशेष और वीर विशेष की तानाशाही नहीं होती। तो ये इंपॉर्टेंट एक चीज हमें देखने के लिए मिली है। अब देखिए भारत के अनुभव देखिए, गत 20 वर्षों में भारतीय अनुभव का विद्यमान बहुदलीय व्यवस्था के लाभ, भारत विभिन्नताओं वाला देश है। यहां गत 60 वर्षों से बहुदलीय प्रणाली जारी है। यह दल प्रणाली देश के लिए निम्नलिखित कारणों से अधिक फायदेमंद है। अब जरा फायदा देखिए कि अगर बहुदलीय प्रणाली होगी तो एक तो ये होगा कि भाई भारत में बहुत विभिन्नताएं हैं, डायवर्सिटी है, तो अलग अलग दल अलग अलग जगहों की संस्कृति, वहां की जरूरतें, वहां की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं। तो भारत जैसे विशाल देश तथा विभिन्नताओं वाले देश के लिए कई राजनीतिक दल को लोकतंत्र की सफलता के लिए परम आवश्यक है। यानी अगर भारत में कोई चीज ठीक से चलानी है तो कई राजनीतिक दल हों, उनकी सफलता होती रहे, ये जरूरी है। अगर मान लीजिए केवल नॉर्थ इंडिया से पार्टियां चलेंगी तो साउथ इंडिया के एस्पिरेशंस की कौन बात करेगा? नॉर्थ ईस्ट की कोई छोटे पार्टी होगी, वहां की बात करेगी। तो भारत में ठीक से लोकतंत्र चलता रहे तो सबका प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी है। प्रजातंत्र में दलीय प्रथा प्राण तुल्य होती है। राजनीतिक दल जनमत का निर्माण करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं, विपक्ष की भूमिका भी अदा करते हैं। तो जितने ज्यादा दल रहेंगे, प्रजातंत्र के ये सारे जो फंक्शंस हैं ये और आसान होंगे। दलीय प्रणाली जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करती है। भाई जितने ज्यादा दल रहेंगे तो लोगों को उतना अवेयर करेंगे कि देखिए हम भी एक पार्टी हैं, हम ये करते हैं, आपको ऐसे जोड़ना चाहिए। राजनीतिक दल सभाएं करते हैं, सम्मेलन करते हैं, जुलूस निकालते हैं, अपने दल की नीतियां बनाकर जनता के सामने प्रचार करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, संसद में अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं, और इस प्रकार जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती रहती है। तो जितने दल रहेंगे उतने लोग जुड़ेंगे, उतनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ेगी, उतना ही लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो ये बहुदलीय प्रणाली की या दलीय प्रणाली के सारे हम कह सकते हैं कि फायदे भी हैं। दलीय प्रणाली के कारण सरकार में दृढ़ता आती है, यानी सरकार बहुत मजबूती से बनी रहती है, क्योंकि दलीय आधार पर सरकार को समर्थन मिलता रहता है। विपक्षी दल सरकार को निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। दलीय प्रणाली में शासन और जनता दोनों में अनुशासन बना रहता है। जाहिर सी बात है, अगर दलीय प्रणाली रहेगी तो एक दल शासन को चुनौती देता रहेगा, उसको निरंकुश या तनाशाह नहीं होने देगा, उस पर हमेशा एक चेक एंड बैलेंस बना के रखेगा। अनेक राजनीतिक दल राजनीतिक कार्यों के साथ साथ सामाजिक सुधार के कार्य भी करते हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कोई, अगर मान लीजिए किसी तरह की कोई भूकंप आ गया, किसी तरह की कोई समस्या देश में आ गई, तो उसके लिए सोशल वर्क का भी काम करते हैं और समाज में एक तरीके की स्थिरता बनाने का प्रयास करते हैं। ये भी महत्वपूर्ण देखा जाता है। अब कुछ छोटे छोटे और प्रश्न ले लेते हैं कि अतिरिक्त प्रश्नोत्तर में जो एनसीईआरटी बोलती है कि इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात देश का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? राजीव गांधी को बनाया गया। और इन्होंने 1984 में फिर इलेक्शन भी लड़ा और उसमें 400 से ज्यादा सीटें, 415 के आसपास सीटें उन्होंने जीती थी। 1984 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को किसने नेतृत्व में लड़ा था? तो राजीव गांधी के नेतृत्व में लड़ा था। और इस समय जो है कंप्यूटर यानी टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सारी चीजें जो है इन्होंने देश में लागू करने का या इसको आधार बना के युवाओं को आगे लाने का प्रयास किया था। 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में देश में आए कोई दो बड़े परिवर्तन बताइए। लास्ट में क्या हुआ? 89 के चुनाव में कांग्रेस को पराजय का मुंह देखना पड़ा और 90 में राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार बनी। तो ये दो चीजें हमने देखी। एक तो हमने देखा कि कांग्रेस की हार हुई, उसमें प्रमुख कारण बोफोर्स मुद्दा था, और फिर राष्ट्रीय मोर्चा जो बना उसमें बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। ये दो चीजें महत्वपूर्ण दिखाई दी। ठीक है। राजीव गांधी की हत्या कब कर दी गई? तो राजीव गांधी की हत्या मई 1991 में कर दी गई। एक चुनाव प्रचार में वो दक्षिण भारत में गए थे और वहां उनकी हत्या की गई। उसी इलेक्शन के बाद फिर क्या 91 के इलेक्शन के बाद फिर नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने। नरसिंह राव 1989 के चुनाव की जीत हासिल करने के बाद राष्ट्रीय मोर्चा को किन दो परस्पर विरोधी राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन दिया था? अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई 89 के इलेक्शन के बाद ऐसा भी हुआ कि दो अपने आपस में विरोध रखने वाली दो पार्टियां, उन्होंने किसी एक सरकार को समर्थन दिया, राष्ट्रीय मोर्चे को, और वो सरकार थी भाजपा और वाम मोर्चा। दोनों एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, पर दोनों ने क्या किया? समर्थन किया किसका? नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनके बारे में आपको देखते रहना है, जिन प्रश्नों को बार बार रिवाइज करते रहना है। स्टूडेंट्स, ये रिवीजन आप magnetbrains.com पर जाके, इसकी वेबसाइट पर भी ये इंपॉर्टेंट रिवीजन्स कर सकते हैं। वहां पर आप जाकर, और इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, यहां पर आप सीबीएसई या स्टेट बोर्ड्स हिंदी मीडियम सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपको मेरी कक्षाएं यहां दिख जाएंगी, यानी राजनीति विज्ञान पार्ट 2 पार्ट 1 दोनों आपको मिल जाएंगी। और यहां पर आप इस पर क्लिक करके कोई भी चैप्टर किसी हिसाब से
इसमें सारा संपूर्ण पाठ्यक्रम, विश्व का विवरण, सारा विषय का विवरण, इसके अनुसार इसके जो समरीज हैं, एनसीईआरटी पूरे अध्याय का वीडियो, वन शॉट रिवीजन, एमसीक्यू, सारे इंपॉर्टेंट चीजें आप यहाँ पर आकर पढ़ाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इस तरह आप इस तरह वीडियो प्ले करके वहां से आप पूरी पढ़ाई कर लेंगे। सारी चीजें निःशुल्क आप पढ़ाई कर सकते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, क्योंकि मैग्नेट मेंस हिंदी कक्षा 6 से 12 तक ऑनलाइन निःशुल्क शिक्षा आपके लिए लेकर आया है, जिसमें कोई पेड सब्सक्रिप्शन या पैकेज लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट और वीडियोज हम आप तक लेकर आते रहें, और जो निःशुल्क शिक्षा देने का हमने एक संकल्प लिया है वो आप तक हम पहुंचाते रहें। तो मैग्नेट मेंस हिंदी के साथ जुड़िए। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, अपना खूब ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।